Good morning student, I am Pariksha Garu from Shubhika Global School. In the previous class we have read the chapter number first, which is chemical reaction and equation. In this chapter we have read some topics. Our first topic is chemical reaction. रिएक्शंस कैसे होती है, दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्टेंट एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है। और जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे मतलब दो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे आपने देखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने देखा था कि ना जब रिएक्शन होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें उसका पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम को हम Mg लिख सकते हैं और ऑक्सीजन को O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, MgO। उसके बाद में अपन ने देखा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। उसमें अपन एक एग्जाम्पल देखा था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूले के वे में इस रिएक्शन को लिखेंगे। जिंक को कैसे लिखते हैं, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। फिर हमने देखा था जिंक सल्फेट को कैसे लिखते हैं, ZnSO4, और हाइड्रोजन को H2। उसके बाद हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें सारे पहले अपने एलिमेंट्स लिख दिए थे। एलिमेंट्स सबसे पहले जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। जब लेफ्ट हैंड साइड में इसके कितने एटम्स थे हमने पहले वो लिखे, और फिर बाद में राइट हैंड साइड में कितने एटम्स थे हमने वो लिखे। आज हम एक न्यू एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हमारा एक एग्जांपल है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, यानी कि जब Fe प्लस H2O यानी वाटर मिलकर जब रिएक्ट करेंगे तब क्या बनाएंगे, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले स्टेप्स देखेंगे। अलग अलग स्टेप्स होंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, इसके चारों तरफ मतलब हर एक एलिमेंट के चारों तरफ हम क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। जैसे Fe के आगे अपन एक बॉक्स बनाया, वाटर के H2O दे रखा था, इसके पास में हमने एक बॉक्स बनाया, इसके पास में भी बनाया और हाइड्रोजन के पास में भी बनाया। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होगा अपना। जब बॉक्स बना देंगे उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा, स्टेप नंबर सेकंड, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो एटम थे और जो राइट हैंड साइड में जो एटम है हमें उसके नंबर लिखने हैं। देखो सबसे पहले था फेरस, सबसे पहले अपन एलिमेंट्स के नेम लिख देंगे। अब एलिमेंट कौन कौन से, फेरस फेरस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, लिखा अपन ने। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में किसके कितने एटम है, फेरस कितना है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नंबर नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नंबर कितना है, 1। तो अपन ने क्या लिखा, फेरस के आगे 1। अब देखिए H किसमें दे रखा है, H2 में दे रखा है, तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, तो अपन ने क्या लिखा, 2। अब देखो ऑक्सीजन O सिर्फ O अकेला है, तो मैंने अभी बताया था जब कोई भी एलिमेंट अकेला होगा उसका कितना एटम होगा, 1 एटम होगा, तो ऑक्सीजन के आगे अपन ने क्या लिख दिया, 1। अब ऐसे ही अपन लेफ्ट हैंड साइड के सारे एटम्स लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर फेरस के नंबर कितने दे रखे हैं, Fe3, तो यहाँ पर फेरस के कितने नंबर एटम है, यहाँ पे 3। बाद में ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, O4 दे रखा है, तो ऑक्सीजन के सामने कितना लिख दिया, 4। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दे रखा है, सबके पता चल गया। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम थे अपन पहले उसके नेम लिखे और फिर राइट हैंड साइड में जितने भी एटम थे उसके अपन ने नंबर लिख दिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया और सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि अपन को पहले बॉक्स बनाना है एलिमेंट के पास में, फिर सेकंड स्टेप में क्या था, अपन को इसके एटम के नंबर लिखने हैं। अब स्टेप नंबर 3, ये अपन रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ना एलिमेंट के जितने एटम होंगे उतने ही एटम राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। स्टेप नंबर 3 क्या है, इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब देखो स्टेप नंबर 3 अपन को क्या बोल रहा है कि ना रिएक्शन को ना इजीली बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो एलिमेंट में ना अपन रिएक्शन देखी थी, इस रिएक्शन में ना जो एलिमेंट है ना उसके अगर जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम है ना उसको हमें पहले लेना चाहिए। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, चाहे रिएक्टेंट हो या चाहे प्रोडक्ट हो। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ
एटम, हमें वो एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए जिसके मैक्सिमम नंबर क्या हो, एटम हो। टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट, using this criteria we select Fe3O4। अब देखो ये रिएक्शन थी, Fe का कितना एटम है 1, हाइड्रोजन के कितने 2 और ऑक्सीजन के कितने 1। जबकि यहाँ पे देखो Fe के कितने 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 है प्लस हाइड्रोजन के 2 है। तो सबसे ज्यादा ना एटम किसके है, Fe3 और O4 के। तो अपन ने क्या लिया, इस एलिमेंट को लिया एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। और Fe3O4 में से ज्यादा कौन सा, Fe3 है या फिर O4 है, ऑब्वियसली O4 ज्यादा है, तो अपन ऑक्सीजन को पहले लेंगे। There are 4 oxygen atom on the right hand side and only 1 on the left hand side। ऑक्सीजन क्या बोल रहा है ये कि ऑक्सीजन के जो एटम राइट हैंड साइड में वो कितने हैं 4, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 1। अब अपन इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट। ऑक्सीजन के एटम इनिशियल में कितने थे, यानी कि स्टार्टिंग में कितने थे, तो ये रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ऑक्सीजन के एटम ना रिएक्टेंट में कितने हैं, आपको पता है ना कि ये वाला क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, जबकि ये वाला क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो रिएक्टेंट में कितने हैं, तो ओनली 1 है, जबकि ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट में कितने हैं, क्या है 4। ये देखो 1 किस में है, H2O में, और 4 किस में है, Fe3O4 में। अब देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है, तो इसको 1 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। तो ना इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 1 into 4, ताकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हो जाए और राइट हैंड साइड में भी 4 हो जाए। टू इक्विलाइज द number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction. For example, to balance oxygen atom we can put coefficient 4 as 4H2O and not 4H2O4 or H2O4. Now the partially balanced equation becomes। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर अपन है ना यहाँ पे तो बैलेंस कर लिया, यानी कि जो रिएक्टेंट में ओनली 1 ऑक्सीजन एटम था उसको अपन ने बैलेंस करके 4 तो कर लिया, लेकिन जब अपन 4 को लिखेंगे ना तो 4 को अपन कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, यानी कि जो 4 अपन ने जब बैलेंस किया था तो 4 नीचे नहीं आएगा। अब आपको ये पूरा एलिमेंट दे रखा है ना, तो इस पूरे एलिमेंट के आगे अपन को 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो H2 और O साथ में है, इस वजह से जो 4 लिखा जाएगा वो H के आगे लिखा जाएगा। देखो ये 4 यहाँ पे आया, 4H2O आया सबको समझ में। 4 ना तो यहाँ पे लिखा जाएगा नीचे, ना ही इसके ब्रैकेट के बाहर। 4 कहाँ लिखा जाएगा, आगे। क्यों आगे लिखा जाएगा, क्योंकि H2O एक पूरा कंपाउंड है, ऐसा नहीं कि आधा कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड होने की वजह से 4 कहाँ आएगा, आगे की तरफ आएगा, यानी पूरा क्या बन जाएगा 4H2। अब देखो अपने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपने O को तो 4 बना दिया, लेकिन ये रिएक्शन अभी भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुई है। जब अपन ऑक्सीजन के ना रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन के नंबर को 4 तो किया, उसके बाद में रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा, Fe प्लस 4H2O। पहले यहाँ पे क्या था, ओनली H2O था, अब यहाँ पे क्या जाएगा 4H2O, और यहाँ पे सेम रहेगा Fe3O4 प्लस H2। अब देखो ये क्या लिखा है, इक्वेशन क्या है, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि अभी भी पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं हुई है। अब देखते हैं अपन स्टेप नंबर 4। Fe प्लस हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो फेरस का एटम है, एलिमेंट है, यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 3 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 8, क्योंकि देखो ये 2 और ये 4 मिलके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8, यानी कि हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे कितने हो गए 8 हो गए। रिएक्टेंट में अगर हाइड्रोजन के एटम 8 होगा तो प्रोडक्ट में भी 8 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने 2। तो अब अपन किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन के एटम को। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या करेंगे अपन, अब हाइड्रोजन के एटम को लेंगे। To equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecule of hydrogen as 4 on the
राइट हैंड साइड। एटम ऑफ हाइड्रोजन यानी इनिशियल कितने थे और बैलेंस करने के बाद में कितने हो गए। इनिशियल देखो रिएक्टेंट में कितने थे 4H2O, मैंने अभी बताया था। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8, यानी बैलेंस में यहाँ पे कितना आएगा 8। और देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने 2 है, तो इन प्रोडक्ट में कितना जाएंगे 2। तो इस इक्वेशन को भी 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 से कितने हो जाएंगे 8, यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने थे, एटम कितने थे 2। अब इस 2 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 2 4 जा 8, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, यानी कि अब देखो रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन के एटम 8 हो गए और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के एटम 8 हो गए। इसके बाद इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, फेरस प्लस 4H2O, उसके बाद में ब्रैकेट बनाया Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखो यहाँ पे Fe कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 3, यानी कि अभी भी कौन अनबैलेंस्ड है फेरस का। 4H2 यानी 4H2O, यानी कि हाइड्रोजन का एटम कितना है 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए 8, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। तो अभी सबसे लास्ट में कौन सा बचा, फेरस बचा। तो अब अपन क्या करेंगे, फेरस के एलिमेंट को इक्वल करेंगे। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस्ड। अब अपन को स्टेप 5th में क्या करना है, जो लास्ट में बचेगा जो कि अनबैलेंस्ड एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। अनबैलेंस्ड कौन सा बचा था, फेरस बचा था। तो देखते हैं एटम ऑफ आयरन यानी फेरस इनिशियल में कितना है और बैलेंस करने के बाद में कितना हो जाएगा। तो रिएक्टेंट में कितना है, इक्वेशन में देखो 1 है, क्या आया 1, और प्रोडक्ट में कितना आया था, देखो प्रोडक्ट में कितना था 3, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3। तो अपन को पता चल रहा है कि रिएक्टेंट में फेरस का यानी आयरन का एलिमेंट कितना था 1, और प्रोडक्ट में फेरस के एटम कितने हैं 3। अब इस 1 को 3 से 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 1 के कितना बच जाएगा 3, यानी 1 × 3। टू इक्विलाइज फेरस वी टेक 3 एटम ऑफ फेरस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 फेरस प्लस, इसको फेरस भी बोलते हैं और आयरन भी बोल सकते हैं, प्लस H2 4H2O इज इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्ट में क्या लिखा जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। स्टेप नंबर 6, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन दी बोथ दी साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब आप उनको चेक कैसे करेंगे कि दोनों तरफ अपन को क्या काउंट करना है, एलिमेंट के एटम काउंट करना है। एलिमेंट के एटम देखो 3Fe प्लस 4H2O, ये है रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में फेरस के एलिमेंट कितने हैं, एटम कितने हैं 3, तो फेरस के एटम कितने आ गए 3। 4H2O यानी कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 8, तो 4H2 आ गया, यानी कि यहाँ पे भी 8। ऑक्सीजन के कितने हैं 4, ऑक्सीजन के कितने हैं 4। तो इससे पता चलता है कि अपनी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। मैंने अभी बताया अपन को देखना है कि ना जो रिएक्शन में जो एलिमेंट है वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर वो गैस है। No information has been given in this equation about their physical state. To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid and aqueous and solid state of a reactant and product are represented by notation. गैस को कैसे लिखेंगे G से, लिक्विड को L से, एक्वस यानी वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट डिसॉल्व हो, ऑलरेडी प्रेजेंट हो, और सॉलिड को किसे लिखेंगे S से। Representatively, the word aqueous AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water। देखो इसका मतलब क्या हुआ aqueous का, कि जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है ना वो किसी सॉल्यूशन वाटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बन जाएगा aqueous solution। टू बैलेंस इक्वेशन 1.9 becomes, फेरस क्या था यानी आयरन क्या है सॉलिड है, प्लस वाटर क्या है गैस आ जाएगा। यहाँ पे गैस क्यों आएगा, वाटर तो लिक्विड होना चाहिए था, ये भी अपन देखेंगे। फेरस ऑक्साइड क्या आ जाएगा सॉलिड आ जाएगा और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा
गैस आ जाएगा। नोट द सिंबल गैस is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे गैस क्यों आया, क्योंकि इसमें जो वाटर था ना, हमने कौन सा वाटर यूज किया, जो इवोपरेट हो रहा था, जो कि स्टीम बना था, यानी कि धुआं वाला वाटर को यूज किया था। और धुआं तो क्या है, गैस है, तो इस वजह से यहाँ पे वाटर के आगे क्या आया, गैस आया। यानी कि इस रिएक्शन में वाटर ना अपन लिक्विड वाला यूज नहीं किया है, जो गैस इवोपरेट हो रही थी ना, वो वाला वाटर हमने यूज किया, इस वजह से इस वाटर के आगे क्या आया, गैस आया। Usually, physical states are not included in chemical equation unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। क्या बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो एरो होता है इसके ऊपर या टेम्परेचर लिखा जाता है, या प्रेशर लिखा जाता है, या कैटलिस्ट लिखा जाता है। कैटलिस्ट यानी कि अगर इस रिएक्शन में अपन किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, या फिर रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, या किसी भी एटम टेम्परेचर में, टेम्परेचर को लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर कितना प्रेशर लग रहा है उसमें, या तो अपन एरो के ऊपर लिखेंगे या फिर एरो के नीचे। जैसे कि एग्जाम्पल CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, प्लस 2H2O हाइड्रोजन में गैस है, जब ये रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, CH3OH, जो कि क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 इन द टेक्स्ट अर्लियर। क्या इस मेथड जो भी आपको मैंने रिएक्शन बताया था, इस मेथड से आप किसी और इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो इक्वेशन 1.2 दे रखी है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको अच्छे से समझ आए रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा बॉक्स बनाइए रिएक्शन के आगे। सेकंड स्टेप होगा एलिमेंट्स के नंबर, एलिमेंट्स के नेम लिखिए, यानी फॉर्मूला लिखिए शॉर्ट फॉर्म में, उसके एटम्स कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। स्टेप थर्ड होगा जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन में जो एलिमेंट है जिसका सबसे ज़्यादा एटम है ना, सबसे पहले उसको ले लो। जैसे ऑक्सीजन का ज़्यादा था तो अपन ने ऑक्सीजन को लिया। उसके बाद में एक साइड अपन देखना है कि ऑक्सीजन के एटम इक्वल है या नहीं है, उसके बाद में दूसरी साइड को इक्वल करना है। उसके बाद फिर से जो ऐसे ही कंटिन्यूस करना है तब अपनी पूरी रिएक्शन इक्वल हो जाएगी। और रिएक्शन की इक्वल होने के बाद अपन को उसका स्टेट लिखना है। स्टेट यानी कि या वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर वो गैस है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atom of element do not change into those of another element। यानी कि आपने 9th क्लास में देखा होगा कि न किसी भी एलिमेंट का एटम जब रिएक्ट करेगा ना तो वो किसी और ना एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होगा। नॉट टू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। या फिर जब रिएक्शन हो रही होगी तो जो एटम होंगे ना एलिमेंट के ना तो वो डिसअपियर होंगे यानी गायब भी नहीं होंगे या फिर वो किसी और प्लेस पे नहीं जाएंगे। एक्चुअली chemical reaction involve the breaking and making of bond between atom to produce new substance। एक्चुअली ना केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? किसी दो एटम के बीच के में जो बॉन्ड होता है ना उसको तोड़ना और उसको तोड़ के क्या बनाना है? एक न्यू सब्सटेंस। You will study about type of bond formed between atoms in chapter 3 and 4। आप चैप्टर 3 and 4 में देखेंगे कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में। जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्टिविटी नंबर 1.4, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइन इन अ बीकर। आप एक स्मॉल छोटे से अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा ले सकते हो या फिर आप एक क्विक लाइन ले सकते हो, जैसे कि इन फिगर में देखा है आपको 1.3। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। तो अपन को क्या करना है? धीरे धीरे वाटर इसमें डालना है।
टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। जैसे कि इसमें दे रखा है ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, वैसे ही आपको भी टच करना है। डू यू फील एनी चेंजेस इन दी टेम्परेचर? क्या आपको टेम्परेचर में चेंजेस दिखे या फील हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जो चूना होता है ना, अपन देखते हैं घर पे जब ना पहले क्या करते थे, घर पे व्हाइट कलर करते थे, यानी जो चूने का कलर करते थे, तो उस चूने में अगर अपन पानी डालते तो बहुत वो गर्म हो जाता। तो वही ये एग्जाम्पल है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी जब कैल्शियम और क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, स्लेट लाइम बनाएगा, जो कि क्या होगा, एक्वस, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर किसमें प्रेजेंट है, वाटर में। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा और उसके साथ क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज कैसे पता चला, क्योंकि वो गर्म हो रहा है, अपन को फील हुआ। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product. Calcium oxide और water मिलके क्या बनाया इन्होंने, एक स्लेट लाइम बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। दो रिएक्टर ने मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। Such a reaction in which single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. Such reaction in which single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. ऐसा को समझ में, यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलके, रिएक्टेंट्स दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपन और एग्जांपल्स देख सकते हैं। Let us discuss some more example of combination reaction. Burning of coal, देखो कैल्शियम और ऑक्साइड मिलकर बना रहे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली गैस में होती है, तो क्या बनी, गैस बनी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर, यानी कि दो रिएक्टेंट, यानी दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, और जैसे कि एलिमेंट ले लो या फिर कंपाउंड ले लो, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। को समझ में, इन एक्टिविटी 1.4 अपन ने जो एक्टिविटी देखी थी अभी ये वाली, we also observe that a large amount of heat is involved। अपन ये भी देखा था कि इसमें heat involved हुई है, तभी तो वो गर्म हुआ है। This make the reaction mixture warm, इससे क्या हुआ, जो रिएक्शन बनी थी वो थोड़ी सी गर्म थी। Reaction in which heat is, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। ऐसी रिएक्शन यानी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। सबको समझ में, ऐसी रिएक्शन जिसको बनने के बाद यानी प्रोडक्ट में क्या निकलती है, हीट निकलती है, उसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन यानी CH4 प्लस ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करेगी तब क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
डू यू नो द रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आपको पता है कि जो अपन रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि उसमें से भी हीट निकलती है। वी ऑल नो दैट, कैसे निकलती है अपन देखते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, अपन को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये अपन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो खाना होता है ना, उसका टुकड़े अपने बॉडी में छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि सिंपल सब्सटेंस में हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। These carbohydrates are broken down to form glucose, यानी कि पोटैटो, राइस और ब्रेड में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटते हैं? ग्लूकोज में। This glucose combine with oxygen in the cell of our body and provide energy। और ये ग्लूकोज क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं। The special name of this reaction is respiration, the process which you will study in chapter number 6। देखो ये लिखा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। यानी जो सब्जियां होती है उसको खाद में बनाने के लिए जब यूज होता है तो वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Identify the type of reaction taking place in 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। ये अपना टॉपिक क्लियर हुआ। उसके बाद अपन देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपको ये रीड करना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपकी जब लाइव क्लासेस होंगी तो आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक आप आज अपन ने देखा था कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।